तो पिछली बार हम लोगों ने जहाँ तक मार्किंग की थी उसके आगे मार्किंग करते हैं। हम लोगों ने फ्रीजिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इन दोनों टॉपिक की मार्किंग ख़त्म कर ली थी। हम लोगों को उसके ग्राफिकल एनालिसिस को समझना है या फिर मैं ये कहूँ एग्ज़ाम पेपर में लिखना है। तो देखो तुम्हें कैसे आएगा क्वेश्चन, कैसे आएगा। पहली बात तो क्वेश्चन इस फॉर्मेट में पूछा जा सकता है कि डिफ़ाइन करिए डेल्टा टी एफ। अब ऑब्वियस है कि डेल्टा टी एफ लिखकर कभी नहीं आएगा, लिखकर अगर आना है तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये वर्ड लिखकर आएगा। बट इतना बड़ा नाम लिखने से अच्छा है मैं शॉर्ट में उसको डेल्टा टी एफ लिख रही हूँ, ठीक है। ओके, एंड एक्सप्लेन दिस फेनोमेना, इस पर्टिकुलर फेनोमेना को एक्सप्लेन करिए, ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर इस तरीके का आता है तो कैसे करोगे। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, ये तो आपको जो मैंने अभी अभी ऊपर डेल्टा टी एफ की डेफिनेशन मार्क कराई है वहाँ से आ गया, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ आपको पॉइंट नंबर 4 में क्या करना है, ग्राफ बनाना है। लेकिन जब पॉइंट नंबर 4 में ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ बनाने से पहले ये लाइन लिखना, ठीक है। ये लाइन लिखना और उसके बाद फिर पॉइंट नंबर 4 में ये वाला फिर ग्राफ बनाना, ठीक है। ग्राफ बनाने के बाद इस ग्राफ को आपको एक्सप्लेन करना होगा कि ये ग्राफ क्या है। तो देखो ये जो पॉइंट बी है हम सब जानते हैं ये फ्रीजिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं वहाँ से क्या करूँ, नीचे एक लाइन ड्रॉप करूँ तो, है ना। तो इस कर्व में, जिस डायग्राम में टोटल 3 कर्व है, आपको एक एक कर्व समझाने हैं उसको। तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को लिखने में, क्योंकि इसमें 3 कर्व समझाने पड़ जाते हैं, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रख के काम करना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कर्व ए बी आप लोगों का किस चीज़ का रिप्रेजेंट कर रहा है, वेपर प्रेशर कर्व ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बी से लेकर सी तक, या फिर मैं ये कहूँ सी से लेकर डी तक, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सी डी इज़ द वेपर प्रेशर कर्व ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और ई एफ क्या है, ई एफ इज़ द वेपर प्रेशर कर्व ऑफ अ सोल्यूशन। और सोल्यूशन तो तुम खैर जानते ही हो कि वो कहाँ लाई करता है, हमेशा सॉल्वेंट के नीचे। तो ये तुम्हारा पॉइंट नंबर 5 है और पॉइंट नंबर 5 के 3 सब पार्ट्स है। पॉइंट 5 में 3 सब पार्ट्स है, ए बी सी, ठीक है। अच्छा, और डन यहाँ तक, ओके। अच्छा, तुम्हें याद होगा कल जब मैंने तुम लोगों को ये टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने आखिरी में तुम लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताई थी। क्या बताई थी वो इम्पॉर्टेंट लाइन? वो इम्पॉर्टेंट लाइन ये बताई थी कि जब हम लोग सोल्यूशन को फ्रीज़ करते हैं, तो जब भी आप सोल्यूशन को फ्रीज़ करते हो तो फ्रीज़ करते वक्त उसका क्या होता है बोलो, उस पर्टिकुलर चीज़ का जो सॉल्वेंट होता है वो सॉल्वेंट फ्रीज़ होता है, ठीक है। सॉल्वेंट फ्रीज़ होता है, उसका कभी भी जो सॉल्यूट होता है, ठीक है, उस पर कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है ना, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। तो वही देखो स्टेटमेंट यहाँ पे उन्होंने लिखी भी है कि सॉल्यूट डज नॉट डिजॉल्व इन सॉलिड सॉल्वेंट। यानी कि अगर फ्रीजिंग हो चुकी है, या फिर मैं ये कहूँ कि अगर सॉल्वेंट फ्रीज हो गया है, आइस में कन्वर्ट हो गया या फिर अपने सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, तो उसके अंदर जो सॉल्यूट है वो डिजॉल्व नहीं होता है, वो वैसे का वैसे ही रहता है। यानी कि सॉलिड सॉल्यूट और सॉलिड सॉल्वेंट और लिक्विड सॉल्यूट, ये दोनों आपस में क्या रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं। कल वो जो आखिरी की लाइन लिखवाई गई थी ना, वो आखिरी की लाइन इसी पर्टिकुलर लाइन को वो क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। चलो आगे बढ़ो। फिर पॉइंट नंबर 6 में क्या लिखना है, ये जो पॉइंट है ये नोट में लिखना है, ये मैंने आपको बस ऐसे ही बता दिया। खैर, पॉइंट नंबर 6 में क्या लिखेंगे कि कर्व ए बी और कर्व सी डी पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक मिनट, आप
चलो, तो अब देखो पॉइंट नंबर 6 में तुम्हें क्या लिखना है। पॉइंट नंबर 6 में तुम्हें ये लिखना है कि जो पॉइंट बी है वो बेसिकली एक इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पर वो सब आपस में मिलकर साथ साथ रहते हैं। अच्छा, और वहाँ पर जो है दोनों फेजेस का वेपर प्रेशर सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, पॉइंट नंबर 6 में इसको लिखना, पॉइंट नंबर 7 में ये लिखना कि टेम्परेचर उस पर्टिकुलर पॉइंट में जो रहेगा उसको हम लोग बेसिकली फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। तो ये पॉइंट नंबर 7 जो कि मैंने अभी क्लास स्टार्ट होते बराबर भी बता दिया था। पॉइंट नंबर 8 में, ठीक है, पॉइंट नंबर 8 में अब हम लोगों को किस बारे में बात करनी है, पॉइंट ई के बारे में बात करनी है। तो सिमिलरली एट ई, ठीक है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट एट ई द सॉलिड सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन आर इन इक्विलिब्रियम, ये पॉइंट नंबर 8 में लिखोगे। पॉइंट नंबर 9 में ये लिखोगे द टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू ई, उसको हम टी एफ कहेंगे, किसका फ्रीजिंग पॉइंट, किसका सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। और अब ग्राफ को देखते बराबर समझ में आ रहा है कि जो सोल्यूशन है, ठीक है, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो गया, किसके कंपेयर में कम हो गया, आप लोगों के सॉल्वेंट के कंपेयर में, ये पॉइंट नंबर 10। और ये जो डिक्रीज़ हुआ, इसी डिक्रीज़ को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का क्या कहते हैं, आप लोगों का डिप्रेशन, ठीक है, ख़त्म। तो अब जो पॉइंट नंबर 10 के बाद पॉइंट नंबर 11 है, पॉइंट नंबर 11 में क्या लिखोगे, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलालिटी के, पॉइंट नंबर 11 में ही आप लोगों का ये वर्ड भी आना चाहिए, जहाँ पे के एफ का मतलब क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ऐसा लिखना। ये पॉइंट नंबर 11 में ही आएगा। ख़त्म हो गया आपका क्वेश्चन। और ग्राफ तो बनाया ही है खैर हमने, है ना। अब आगे नेक्स्ट चीज़ तुमसे क्या पूछी जा सकती है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, डिफाइन क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, सीसी में लिख दे रही हूँ इसको। तो जैसा पिछली वाली क्लास में इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट था, यहाँ पे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है और कुछ भी नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक उसकी डेफिनेशन, और लेकिन इस डेफिनेशन में ये लाइन लिखना मत भूलना डेफिनेशन होने के बाद, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे ये पूछा जा सकता है, यूनिट ऑफ आप लोगों का क्या, के एफ। तो यूनिट ऑफ के एफ में ये इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, हाउ विल यू डिटरमाइन, हाउ विल यू डिटरमाइन, डिटरमाइन के बाजू में जो मोलर मास है, ये मोलर मास आपने लिख दिया। अच्छा, मोलर मास से लेके यहाँ तक। तो देखो जो पिछली क्लास में मैंने मार्किंग करवाई है ना, पिछली वाली क्लास में जो मार्किंग करवाई है, ये देखो मोलर मास के लिए, वहाँ पे बस एक चेंज कर दो, जहाँ जहाँ डेल्टा टी बी दिखे वहाँ पे क्या कर दो, डेल्टा टी बी की जगह डेल्टा टी एफ लिख दो, और जहाँ जहाँ के बी दिखे उसकी जगह पे के एफ लिख दो। वही सेम टू सेम क्वेश्चन उठाकर छाप दो। तो तुम ये सोचो, सिर्फ के बी को के एफ से रिप्लेस कर दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पूछा गया है, और तुम्हारा एक क्वेश्चन तैयार हो गया, है ना। फिर खैर, तो ये वाली चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। अच्छा, और उसके अलावा दूसरी चीज़, एक मैंने क्या बताया था कि कल, कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने से जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है कि वाई फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज लोअर्ड, ये देखो, ये खुद एक क्वेश्चन बन गया, ये खुद एक क्वेश्चन बन गया। तो अब ऐसे में क्या करेंगे हम लोग, तो इसको अब आंसर कैसे करेंगे, तो देखो इसको ऐसे आंसर करना, एट फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, आर लार्ज इनफ, ये आपका पॉइंट नंबर 1, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद ये आपका पॉइंट नंबर 2, और उसके बाद ये पॉइंट नंबर 3 यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद ये हो गया पॉइंट नंबर 4, और उसके बाद ये वाला पॉइंट नंबर 5 में हैंस करके क्वेश्चन रिपीट कर देना, हैंस करके आप क्या कर देना, क्वेश्चन को रिपीट कर देना, ठीक है। ये इस तरीके से ये रिपोर्ट करने का तुम्हारा तरीका होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक ऑस्मोटिक प्रेशर, उसकी जो बेसिक मार्किंग है मैं अभी करा देती हूँ, खैर उसको हम लोग पढ़ेंगे कल। देखो क्या है ये बेसिक मार्किंग ऑस्मोटिक प्रेशर की, रुको। सबसे पहले तो आपको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की वो डिफाइन पूछेगा, ये पहला क्वेश्चन आपका बनाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इसको कैसे करोगे, इट इज़ अ फिल्म सच एज सेलोफेन, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, है ना। अच्छा, और
नॉट सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है, नॉट सॉल्यूट पार्टिकल्स, ये सॉल्यूट पार्टिकल्स के बाद ओवर कर देना, ये सेमी परमिएबल की डेफिनेशन। और फिर सेमी परमिएबल में एग्जाम्पल लिख देना जो तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है, सेलोफेन। अदरवाइज और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं ये हम लोग डिस्कस करेंगे कब, अभी आगे आने वाली क्लासेस में जब मैं ये टॉपिक तुम्हें पढ़ा कर दूंगी। लेकिन ध्यान रखना आप लोगों की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स फ्लो हो सकते हैं, सॉल्यूट के नहीं होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद नेक्स्ट चीज़ तुमसे पूछी जाएगी ऑस्मोसिस के बारे में, मतलब ऑस्मोसिस को डिफाइन करो, ठीक है। तो ऑस्मोसिस को डिफाइन कैसे करोगे? अच्छा, तो ऑस्मोसिस को डिफाइन ऐसे करना कि द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो, किसका फ्लो? वैसे सॉल्वेंट पार्टिकल्स का, ठीक है। अच्छा, बस ये आपको लिखना है, ये आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा, डिफाइन ऑस्मोसिस, ठीक है, डिफाइन ऑस्मोसिस। और जब डिफाइन ऑस्मोसिस आए तो ये डायग्राम अवश्य बनाए। कई बार हो सकता है ऑस्मोसिस 2 मार्क्स के लिए एक्सप्लेन करने को आ जाए, तो आपको ये डायग्राम तो देखो फिर तो बहुत ही ज़रूरी है बनाना। अगर 1 मार्क की डिफाइन आए तो डिफाइन लिखने के बाद कोई एक आधी डायग्राम बना देना चल जाएगा, बट अगर 2 मार्क्स के लिए आए तो दोनों डिफाइन के मतलब उस डिफाइन के साथ ये लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, बाद में ये जो नीचे चीज़ें लिखी हुई हैं इतना सारा, तुम सोचोगे यार इसमें से कोई मार्किंग नहीं करवा रहे क्या? ये सब समझाने की चीज़ें, ठीक है। अच्छा, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को भी मैं तुम लोगों को डिफाइन करवा देती हूँ। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, रुको, ये देखो यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ तक आप लोगों की ऑस्मोटिक प्रेशर ओपी का डिफाइन है ये, ठीक है। ये ऑस्मोटिक प्रेशर ओपी का डिफाइन है, ये याद रखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, और उसके अलावा नीचे और डिफाइन है तुम लोगों को, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आइसोटोनिक सोल्यूशन का डिफाइन है। ये तो बोर्ड्स में पूछा जा चुका है, डिफाइन आता है, डिफाइन आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक विथ एग्जाम्पल 3 मार्क्स। सोचो कितना आसान है ना। अच्छा, और उसके अलावा इसका एग्जाम्पल लेकिन हाँ देना, तो ये एग्जाम्पल में ये बस इतनी मार्किंग करने की ज़रूरत है। और उसके बाद आइसोटोनिक के बारे में एक मार्किंग करने की और ज़रूरत है, इफ़ दिस सोल्यूशंस आर सेपरेटेड से लेकर यहाँ तक। अब मार्किंग करते वक्त हो सकता है तुम्हें ऐसा लगे कि अरे समझ में नहीं आया मैडम ऐसा क्यों, तो वो मैं समझा कर दूंगी कल की क्लास में, बट अभी के लिए फ़िलहाल आप ये याद रखिए कि ऐसा ही होता है। खैर, दूसरी चीज़ ये जो मैंने अलग से ये लाइन नीचे मार्क कराई है कि अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दिया जाए तो किसी भी प्रकार का कोई फ्लो नहीं होगा, या आप लोगों को या तो चीज़ें ट्रू फॉल्स के लिए पूछी जा सकती हैं या फिर आपको 1 मार्क के MCQ के लिए पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो ये रटने की नीड नहीं है, जब समझा कर देंगे तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी अच्छा ऐसा आखिर क्यों कहा गया है। फिर हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक का डेफिनेशन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये तुम्हारी बुक है, इसमें जो डेफिनेशन लिखी है हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक की वही मैंने बेसिकली यहाँ पे मार्क कर दी है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को यहाँ से ये पूरा एग्जाम्पल देना होगा, क्योंकि जो ये वर्ड होता है ना हाइपर, हाइपो, ये रिलेटिव वर्ड है। जिसका ज़्यादा होगा उसको हाइपर कहेंगे, जिसका कम होगा उसको हाइपो कहेंगे। खैर, तो अभी फ़िलहाल ये मार्किंग और कर लें क्या थोड़ी सी? अच्छा चलो और कर लेते हैं। नेक्स्ट चीज़ आपको ये पूछी जाती है, ऑस्मोटिक प्रेशर का मदद से मोलर मास कैसे निकालोगे? यही तो देखो कोलोगेटिव प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने का हमारा मुख्य उद्देश्य है। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि कोलोगेटिव प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने का हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? मोलर मास निकालना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे ये पूछ लिया जाएगा, हाउ विल यू डिटरमाइन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर? ये आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे में फिर किस तरीके से आंसर करोगे? देखो, पहले तो अच्छे से बड़े प्यार से मैं बता रही हूँ वो सब पॉइंट्स, ये लिखना ठीक है। पॉइंट नंबर 1, इस पॉइंट नंबर 1 के नीचे ये ज़रूर लिखना कि यहाँ पे कैपिटल M का मतलब मोलैरिटी है। ध्यान देना, एक स्टूडेंट को क्या होता है, एलिवेशन, डिप्रेशन, ये टॉपिक्स पढ़ने के बाद अंदर से ये भावना आ जाती है कि अच्छा ज़रूर ये मोलैलिटी होगी, क्योंकि देखो जो हमने वेपर प्रेशर वाला टॉपिक पढ़ा था उसमें भी मोलैलिटी थी, बट ये अभी तक आपकी इकलौती ऐसी कोलोगेटिव प्रॉपर्टी है जिसमें कंसंट्रेशन मोलैलिटी ना है, यहाँ पे कंसंट्रेशन मोलैरिटी है, ठीक है। याद रखना, ये मिस्टेक होती है,
ये मोलैलिटी नहीं है, ये मोलैरिटी है। अभी आपने जो एलिवेशन पढ़ा, जो डिप्रेशन पढ़ा और जो वेपर प्रेशर वाला टॉपिक पढ़ा, LVP RLVP, हर जगह मोलैलिटी थी, बस इसी जगह पर आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों का मोलैरिटी है। ठीक है, तो ध्यान रखना, कैलकुलेशन न्यूमेरिकल करते वक्त यहाँ पे ध्यान रखिएगा। पहले की जो बुक्स होती थी ना, या फिर अभी भी कई बुक्स में आपको ऐसा दिखता हुआ मिलेगा पाई = CRT, बट मैं भी यही सजेस्ट करती हूँ कि कैपिटल M लिखो या तो स्मॉल m लिखो, ताकि स्टूडेंट को पता रहे कि अच्छा इस फॉर्मूले में कैपिटल M यूज़ किया गया है, इस फॉर्मूले में स्मॉल m। अदरवाइज C का मतलब तो कंसंट्रेशन होता है ना, कंसंट्रेशन तो भैया कुछ भी हो सकती है, फॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, कुछ भी। तो बेटर है कि स्मॉल m कैपिटल M से रिपोर्ट करो। कम से कम जब हम लोग बोर्ड्स की तैयारी करते हैं, जब रीड करते हैं, तो रीड करते करते याद तो हो जाएगा कि हाँ वहाँ पे मोलैरिटी थी। खैर, याद रखने की चीज़ है, ये पॉइंट नंबर 1 में आएंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट का क्या, नेक्स्ट पॉइंट का ये पूरी दुनिया जानती है। पॉइंट नंबर 2, मोलैरिटी का फॉर्मूला तुम भी जानते हो। खैर, क्या होता है मोलैरिटी का फॉर्मूला? मोल्स किसके? सॉल्यूट के, डिवाइड वॉल्यूम किसका? सोल्यूशन का, वो भी लीटर में, है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, मोलैरिटी यानी कैपिटल M को N2 लिख सकते हैं, डिवाइड बाय कैपिटल V। फिर इसी को दे दो अपना इक्वेशन नंबर 2, इसको दे दो अपना इक्वेशन नंबर 1, और वहाँ लिख दो कि पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। और जैसा ही ऐसा लिखोगे, ये बन गई तुम्हारी इक्वेशन नंबर 3, ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन नंबर 3 के नीचे तुम्हें लेके लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लिखना वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे N2 क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वहाँ पे लिखना। लेकिन हमको तो मोलर मास ढूंढना था, हमको तो मोल्स नहीं ढूंढना है। फिर तो पॉइंट नंबर 4 क्या लिखना, पॉइंट नंबर 4 ऐसा लिखना कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट = W2 अपॉन में M2। फिर उसके नीचे लिखना कि वेयर, W2 का मतलब क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट। उसके नीचे लिखना M2 का मतलब क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ऐसा लिखना, ठीक है। फिर उसके बाद लिखना, इसको अपनी इक्वेशन नंबर 3 दे देना, ठीक है। अच्छा, इक्वेशन नंबर 3 इसको देना, इसको अपनी इक्वेशन नंबर 4 देना। फिर लिखना कि पुट इक्वेशन नंबर क्या आपका 4 इन 3, और जब वापस से इन 3 पुट करोगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया, ये आपका फाइनल, ठीक है, ख़त्म। तो यहाँ से इस तरीके से इस फॉर्मूले के वाया मोलर मास निकाला जा सकता है। तो देखो, कुछ भी रटने की नीड नहीं है, सब कुछ लॉजिकल है। हाँ, बट इतना तो याद रखना पड़ेगा ना कि किस स्टेप के बाद क्या पुट करना है वगैरह वगैरह, उतना तो याद रखना ही पड़ेगा। खैर, नेक्स्ट टॉपिक है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस की आपको डेफिनेशन पहले तो पता होनी चाहिए। तो पहली बात तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस का डायग्राम, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाएगा कि एक्सप्लेन रिवर्स ऑस्मोसिस RO विथ हेल्प ऑफ डायग्राम, या डायग्रामेटिकली आप उसको एक्सप्लेन करिए, डायग्राम बनाकर दे दीजिए। तो जब डायग्राम बनाने को बोले तो ये करना है। अच्छा, और उसके बाद रिवर्स ऑस्मोसिस की आपको डेफिनेशन पूछ लेगा। तो देखो, रिवर्स ऑस्मोसिस की डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये पॉइंट नंबर 1, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पॉइंट नंबर 2, ये है रिवर्स ऑस्मोसिस की डेफिनेशन। तो एक क्वेश्चन आएगा डिफाइन रिवर्स ऑस्मोसिस, तो डिफाइन अगर आया तो पॉइंट 1 + पॉइंट 2 कर देना, ठीक है, बराबर। अच्छा, और अगर मान लेते हैं ऐसा क्वेश्चन आया एक्सप्लेन रिवर्स ऑस्मोसिस, तो पॉइंट 1 भी लिखना है, पॉइंट 2 भी लिखना है, और डायग्राम भी बनाना है, ये तीनों करना है, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा रिवर्स ऑस्मोसिस की एक्सप्लेन में एप्लीकेशन भी लिखनी है। अब एप्लीकेशन क्या लिखेंगे इसकी? एप्लीकेशन बहुत बड़ी है कि आप फ्रेश वाटर को और सॉल्टी वाटर को, मतलब जो समुद्र का पानी अपन पी नहीं सकते ना, बहुत खारा होता है, उसमें से आप उसकी सॉल्टीनेस को क्या कर सकते हो, हटा सकते हो, नमक हटा सकते हो, इसी रिवर्स ऑस्मोसिस वाली तकनीक के सहारे। तुम्हारे घर में जो RO फिल्टर्स लगे होते हैं जिसमें अपन गट पानी पीते हैं, वो RO फिल्टर्स इस टेक्निक पे बेस्ड है। तो एप्लीकेशन में आप क्या लिख सकते हो, अलग से भी बल्कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस, लो मैं अलग से क्वेश्चन फ्रेम कर देती हूँ, एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ऐसे में क्या लिखोगे, फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर कैन बी सेपरेट आउट, कैन बी सेपरेट आउट, ये लिख सकते हो, पहली एप्लीकेशन है ना, ये लिख सकते हो। और इसी सेम एप्लीकेशन को उठाकर यहाँ पे छाप देना। तो अगर एक्सप्लेन आया रिवर्स ऑस्मोसिस का, तो उसमें उसका डिफाइन, उसका डायग्राम, उसके एप्लीकेशन, ये भी आना चाहिए, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे ये पूछा जा सकता है कि हाउ सॉल्टी वाटर एंड फ्रेश वाटर can be separate out with help of रिवर्स ऑस्मोसिस की मदद से। तो फिर क्या लिखेंगे, तो देखो फिर ये लिखेंगे जो मैं ब्लू कलर की मार्किंग कर रही हूँ, ये जितनी भी मैं ब्लू कलर की मार्किंग कर रही हूँ ना, ये पूरा का पूरा उठाकर लिख देना, ये वाला इस क्वेश्चन के लिए ये जो ब्लू कलर की मार्किंग की ना वो लिख दोगे। ठीक है, बस हो गया। अच्छा, देख लेते हैं खैर एक बार और रुको, हाँ एक क्वेश्चन और क्रिएट कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर रिवर्स ऑस्मोसिस, फॉर कैरिंग आउट रिवर्स ऑस्मोसिस, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर OP फॉर कैरिंग आउट रिवर्स ऑस्मोसिस। तो अगर आप रिवर्स ऑस्मोसिस कराना चाह रहे हो तो क्या कंडीशंस होनी चाहिए, ये आपको पूछ रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर की। तो ये जो मैं अभी ग्रीन कलर की मार्किंग कर रही हूँ ना, ये तुम्हें लिखना है, ठीक है, बाय अप्लाइंग अ प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, ये होनी चाहिए। ठीक है, रिवर्स ऐसा लिखना, डायरेक्ट इतना सा मत लिख के आ जाना, वहाँ प्रॉपर लिखना, रिवर्स ऑस्मोसिस कैन बी कैरिड आउट बाय अप्लाइंग अ प्रेशर लार्जर देन दी ऑस्मोटिक प्रेशर, ऐसा पूरा लिखना प्रॉपर तरीके से, बस ख़त्म। तो अभी फ़िलहाल इस मार्किंग को हम लोग यहाँ पे इतना ही रोकते हैं, और उसके अलावा हम लोग कल ऑस्मोटिक प्रेशर वाला पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, उसको समझेंगे कि क्या होता है। फिर खैर ज़्यादा दिन का मेहमान ये बचा